हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो होप तुम्हारी टर्म 2 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजा टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे कि सर ये रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये वाले चैप्टर से बहुत डर लग रहा है, ये वाले चैप्टर कंप्लीट करा दो। और बहुत लोगों ने बोला कि सर बाकी सारे वन शॉट अगर कंप्लीट करा दिए तो ये चैप्टर क्यों छोड़ रखा है, ये भी करा दो। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट है। तो मुझे भी लगा कि यार नहीं यार, तुम लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हो तो मुझे भी ये चैप्टर कंप्लीट कर देना चाहिए। तो हम लोग इसको यार दो टुकड़े में कंप्लीट करेंगे। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है इसको हम लोग, इसके लिए हम लोग सेकेंड वीडियो लेके आएंगे, सेकेंड वीडियो है ना। और बाकी जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं ऊपर से नीचे तक, यहाँ से 9.1 से लेके 9.8 तक, इसको हम लोग फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसमें से भी स्पेसिफिक टू, अभी हम लोग टर्म 2 को फोकस करके चल रहे हैं, तो टर्म 2 स्पेसिफिक हम लोग सिर्फ टॉपिक्स यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सीबीएसई के जो टर्म 2 में जो भी टॉपिक इंक्लूडेड है, बस हम लोग यहाँ पर अभी वही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे 9.1, तो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। रिफ्लेक्शन अभी कोर्स से हटाया हुआ है तो ये हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे। इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो साइन कन्वेंशन वाला पार्ट है, वो हम लोग देखेंगे। रिफ्रैक्शन हमें देखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेस, इसके जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये देखेंगे। डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म ये देखेंगे। 9.8 तो कोर्स से हटाया हुआ है इसलिए वो हम लोग यहाँ पर ओमिट करेंगे। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में लेके वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो में हम हमारा समझ लो कि 9.1 से लेके 9.8 तक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इस जो पूरा फोकस रहेगा हमारा वो टर्म 2 सीबीएसई का, जो सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 का फोकस रहेगा। ठीक है, तो चलो यार हम लोग इसी नोट पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें, तो इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में हमने ईएम रेडिएशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, वन शॉट में वो कंप्लीट कर सकते हो। तो ईएम रेडिएशन में तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, और उसमें से एक चीज पढ़ी कि जो हमारी आंखें होती है, जो हमारी आंखें होती है वो सिर्फ इतने रेंज को देख सकती है, 400 से लेके 750 नैनोमीटर, बस इसी वेवलेंथ के रेंज को देख सकती है। और इसलिए हमने इसका नाम विजिबल रेंज भी रखा था, ध्यान करो है ना। इस रेंज को, इस वेवलेंथ की इस रेंज को हमने विजिबल रेंज रखा था, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो ये वाली चीजें, ये वाली वेवलेंथ को देख सकती है। और इसको हमने क्या बोला था, विजिबल रेंज, है ना, विजिबल रेंज। और यहां पर हमने देखा था विबग्योर जो कलर होता है वो इसी रेंज में होता है, वायलेट, इंडिगो, रेड, वो जो भी होता है ना, सब इस रेंज में होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। अब इसी रेंज को हम लोग लाइट बोलते हैं, है ना, इसी रेंज को हम लोग लाइट बोलते हैं, जो कि हमें दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो कि हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग लाइट बोलते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट तो सबने पढ़ रखी होगी, बहुत पहले ही देख रखा होगा, सब कुछ देख रखा होगा। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हमने बचपन में पढ़ रखा है ना। बचपन में क्या पढ़ रखा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट एक सीधी रेखा में जो भी करता है चलता है ना, लाइट सीधी रेखा में चलता है। तो ये जो चीज है ये एक लेवल तक ही सही है ना, हमेशा ये चीज सही नहीं है। तो उसके लिए हमने बचपन में क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने एक इस तरह के आंखों के सामने एक इस तरह से पाइप लिया, सीधा पाइप लिया, तो हम लोग एक मोमबत्ती के प्रकाश को देख सकते हैं, लाइट को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जहां हमने ये जो पाइप को टेढ़ी कर दी है ना, तो हमें ये, क्योंकि लाइट हमें एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो ये हमें यहाँ से नहीं दिख पाएगा। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में अगर चलेगा, अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो इस तरह से टेढ़े पाइप में हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वाली एक्सपेरिमेंट सबने बचपन में कर रखी होगी, और वहां से हमने प्रूफ कर दिया था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन 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 अगर जिसने भी मेरा लेक्चर देखा होगा वेव ऑप्टिक्स का, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, वहां हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि ये जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम लोग आसपास की चीजों को देख रहे हैं, या फिर जो आसपास हमारी चीजें जो रखी हुई है, उस नजरिए से अगर हम लोग देखें तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम लोग
लाइट की अगर वेवलेंथ को देखें, मैं थोड़ा सा बस एक हिंट दे देता हूं, लाइट की अगर हम लोग इस वेवलेंथ को देखें जिसके लिए हम लोग कंसिडर करें, दैट इज 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, है ना। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ये जो वेवलेंथ है ये बहुत कम है। और इस वेवलेंथ की कमी क्यों होने की वजह से इसमें अगर ये लाइट में थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन आती है ना, वो किसकी वजह से आ सकती है? वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की वजह से आ सकती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से आ सकती है, जिसका कि वेवलेंथ 400 से 750 के बीच में अप्रोक्सीमेटली उस रेंज में हो, तभी वो डिफ्रैक्शन हमें ऑब्जर्व होगी, अदरवाइज हमें ऑब्जर्व नहीं होगी। इसलिए हम लोग आसपास की जो चीजें रखी हुई है उसमें हम लोगों को लाइट हमें ऐसा लगता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, क्योंकि आसपास में जो चीजें हैं वो बड़ी बड़ी चीजें हैं, है ना, नैनोमीटर में चीजें नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो हमको लगता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में, और वो एजम्पशन, और अभी हम लोग देखेंगे कि वो सारी चीजों को लेते हुए हम लोग इस चैप्टर को, ये रे ऑप्टिक्स, हम लोग उसी चीज वो कंसिडर करके हम लोग चलेंगे। बट जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे तब हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन जो है वो एक मिथ है ना, बोल सकते हो कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो गलत है ना। तो यहाँ से हम लोग ये चीज टेक अवे ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, रे और बीम। रे और बीम में क्या डिफरेंस है? देखो, लाइट के जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, एक स्ट्रेट लाइन से, अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से लाइट के पाथ को या फिर लाइट के जो डायरेक्शन है उसको अगर हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, एक स्ट्रेट लाइन से, तो हम लोग इसको बोलेंगे रे। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से अगर हमने लाइट के पाथ को, लाइट की जो ट्रेवल कर रहा है उस पाथ को अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो उसको हम लोग बोलेंगे रे। अब ऐसे ही कलेक्शन ऑफ बहुत सारे रेज का कलेक्शन अगर हो जाए तो इस तरह रेज के बंडल को हम लोग बोल देंगे बीम। एक बीम जा रही है ना, एक बीम हम लोग देख सकते हैं यहां पर एक बीम है, तो दैट इज बंडल ऑफ ऑल सच रेज, ठीक है। तो यहां से हम लोग रे और जो बीम है इसका डिफरेंस को हम लोग यहां से समझ सकते हैं। यहां पर हम लोग जनरली रे ऑफ लाइट से डील करेंगे। अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 9.2.1, दैट इज साइन कन्वेंशन। ऑल्दो 9.2 वाला जो पार्ट है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी हम लोग 9.2.1 कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन जो है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ज्यादा लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं इस वाले टॉपिक को, 9.2.1 को, और लगा रहे होते हैं फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, लेंस के लिए 1/v + 1/u = 1/f, और गलत सलत लगा रहे होते हैं, है ना। कितना भी पढ़ लो, पूरी की पूरी ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लो, और ये छोटी सी बात, बोलते ना छोटी छोटी, शक्तिमान सच में सही बोलता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इन सारी चीजों को लोग इग्नोर करके निकल जाते हैं, और यही प्राण निकाल देता है ना, यही प्राण निकाल देता है। मैं सच बता रहा हूं, मेरे साथ भी हो चुका था। जब मैं क्लास 12th में पढ़ रहा था, मैं पागलों की तरफ पढ़ रहा था, है ना। ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, और पागलों की तरफ मैं क्वेश्चन बनाने के कभी समझ में नहीं आता है, कभी v पॉजिटिव ले रहे हैं, कभी b नेगेटिव ले रहे हैं, कभी u नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में नहीं आता था क्या ले रहे हैं। एक छोटी सी बात, अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गई, दिमाग में घुस गई, तो बिल्कुल छोटी सी बात है। और अगर तुमने 9.2, एक लड़का मुझे बोल रहा था कि सर ये 9.2 सब छोड़ो, 9.3 से स्टार्ट करो डायरेक्टली, है ना, रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करो, 9.2 क्या पढ़ाना है ना। तो 9.2 रिफ्लेक्शन भले ही मत पढ़ो, रिफ्लेक्शन मत पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बोर्ड के लिए पढ़ने के लिए, बट साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम लोग किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं? एक हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जब तक एक रेफरेंस पॉइंट नहीं हमें पता है, तब तक हम लोग नहीं बता सकते कि कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल, हम लोग ओरिजिन, जब तक हमने ओरिजिन डिफाइन नहीं किया, हमें पता है कि सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है ना, लेकिन हमने जब तक ओरिजिन नहीं डिफाइन किया है तब तक हम लोग कोई डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, है ना। कोई डिस्टेंस को पहले मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, एक ओरिजिन तो चाहिए। तो उस ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग डायरेक्शन लगा के ये बता सकते हैं कि कोई डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमें यहां पर सबसे पहले तो एक रेफरेंस पॉइंट या एक ओरिजिन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मिरर के लिए बात करें तो वो रेफरेंस पॉइंट इसका पोल होता है, ठीक है, ये पोल इसका ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग एक लेंस के लिए बात करें
तो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस के लिए, वो इसका ओरिजिन या रेफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने रेफरेंस यहां से क्लियर कर लिया, तो रेफरेंस तो हमारे पास में क्लियर हो गया। अब जो इंसिडेंट लाइट होती है वो डिसाइड करती है कि डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है या कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव है। तो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट ध्यान रखो, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट नहीं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी इंसिडेंट लाइट की। अगर मेरा मिरर कुछ ऐसा होता, अगर मेरे पास में कुछ ऐसा मिरर होता और इंसिडेंट लाइट अगर इस डायरेक्शन में होती, तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होती। अब डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन डिस्टेंस हमें मेजर क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है ना। हम लोग अगर मान लो मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f हमें यूज करना है। तो ये मिरर फॉर्मूला अगर लगा रहे हैं, तो हमें v u f ये सारी चीजें मेजर करनी है। और वो हम लोग कहां से मेजर करेंगे, वो हम लोग पोल से मेजर करेंगे, है ना। तो हमें डिस्टेंस मेजर करना है, वो पोल से मेजर करना है। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मानी है, तो पोल से इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस अगर हमने मेजर किया तो दिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, है ना। और इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, पोल से इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन को तो हमने नेगेटिव डायरेक्शन ले रखा है, तो पोल से इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना होगा, सो दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोग v u f जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन और ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है या जो हमारा पोल है या फिर ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी हमारा डिस्टेंस मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो ये वाली बात तो हमें समझ में आ जाती है। अब लेफ्ट राइट तो कर लिया हमने, अब ऊपर नीचे का भी तो पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। कभी हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मेजर करने के लिए आ गया, जैसे मिरर के केस के लिए मैं अगर लेता हूं, तो मिरर के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हाइट माइनस टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, विच इज इक्वल टू -v/u, है ना। ये तुम लोगों को शायद अभी इसमें रिफ्लेक्शन क्योंकि हट चुका है, तो ये तुमको जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, है ना। फिर भी मैंने एक रिकैप्चुलेशन दे दिया, ताकि कभी किसी मोड़ पर अगर तुम लोग टकरा जाओ इन सारे फॉर्मूला से तो तुम डरो मत। ठीक है, तो मिरर के लिए ये वाला मिरर फॉर्मूला है और ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो साथ साथ में मैंने ये भी तुम्हारा ये बस ये फॉर्मूला ध्यान में रख लो, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान में रख लो, शायद कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ऊपर नीचे, तो यहां पर जो हमने एक्सिस यहां पर डिफाइन करी थी, है ना, इससे ये वाली जो एक्सिस हमने डिफाइन करी है, इससे ऊपर जो भी हाइट होगी वो हम लोग यहां से जो ऊपर जो हाइट होगी, जो पोल से जो एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस के ऊपर वाली जो भी एक्सिस होगी, वो एक्सिस उस एक्सिस से ऊपर वाला जो भी हम लोग को हाइट मेजर करना पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जो डायरेक्शन है आगे पीछे ऊपर नीचे सब हमने देख लिया कि किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, और एक रेफरेंस जो होगा पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 9.3, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो हम लोग बुक के फॉर्मल डेफिनेशन को देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन को किस तरह से एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है। तो एनसीईआरटी में बोला गया है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना, जो लाइट रे है उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में चेंज, है ना, ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को हम लोग समझते हैं, जैसे अगर हम लोग बोले कि सपोज मेरे पास दो मीडियम है ना, दो मीडियम यहां से देख सकते हैं, मीडियम नंबर 1 है, ये वाला इंटरफेस है, ये वाला जो इंटरफेस है दिस इज द इंटरफेस, है ना, ये हम लोग देख सकते हैं, ये जो सरफेस है इसको मैं इंटरफेस बोल रहा हूं, है ना। अब लाइट रे अगर ऐसा होता, इधर इन मीडियम नंबर 1 है और इसके नीचे मीडियम नंबर 2 है, बीच में इंटरफेस वाला जो सरफेस दिख रहा होगा, है ना। अगर लाइट रे ऐसी होती कि वो नॉर्मल में, इस नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर आती, नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर आती, तो लाइट रे हमें पता है कि ये सीधी निकल जाती है ना, सीधी नीचे निकल जाती।
तो हम लोग बोलते हैं कि उस केस को हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंट नहीं बोलते, है ना। ऑब्लिक इंसिडेंट मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन को छोड़कर किसी एंगल में, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाता हुआ अगर हम लोग का इंसिडेंट रे अगर कुछ इस तरह से आता है, तो दैट इज नोन एज ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो यहां पे ये कंडीशन होना जरूरी है, अदरवाइज रिफ्रैक्शन हम लोगों को ऑब्टेन ही नहीं होगा, हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने को ही नहीं मिलेगा अगर नॉर्मल की डायरेक्शन में हो गया है। इसलिए यहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में देखो चेंज आ रहा है ना। पहले डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसा था, ये देखो इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन प्रोपगेशन था। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इंटर्स द अदर मीडियम एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, तो इसकी वजह से जो हमें चेंज इन पाथ, जो लाइट, जो रे ऑफ लाइट का चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखने को मिलता है, और इस मैकेनिज्म को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहां से ये हम लोग कंप्लीट डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यहीं पे अगर रिफ्लेक्शन की बात करते तो ये वाला जो पोर्शन है, देखो कुछ लाइट जो रहती है ना, अगर लाइट इंसिडेंट हुई है तो कुछ लाइट हम लोग बोलते हैं कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होती है ना। ऐसा भी केस हो सकता है कि कंप्लीट हमको कंप्लीट रिफ्लेक्शन मिले, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि कंप्लीटली रिफ्रैक्ट हो जाए, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग ऐसा मानते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग ले रहे हैं कि कुछ रिफ्लेक्ट बैक हुई, कुछ रिफ्रैक्ट बैक हुई। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन भी सब कुछ बाकी सारा डेफिनेशन सेम रहेगा, बट उसमें एक ही चीज रहेगा कि जो लाइट है उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में चेंज होता। मैं सब कुछ यहां पर डेफिनेशन सेम रखता, ऑल्दो हम लोग को रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, बाकी सारा डेफिनेशन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में बोलता ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट इंटर्स द अदर मीडियम। ये वाला कंडीशन नहीं आता, वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, सेम मीडियम में इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होता। तो ये वहां पर एक डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता। तो ठीक है, खैर चीजों को डिटेल में हमें समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, है ना। तो ये तो बात हो गई रिफ्रैक्शन की, है ना। अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो स्नेल्स लॉ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आता है, स्नेल्स लॉ को हमें समझना जरूरी है। अब स्नेल्स लॉ बेसिकली एक्सपेरिमेंट लॉ बोल दिया, दैट मींस दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, है ना। तो क्यों आया, कैसे आया, वो हम लोग को नहीं देखना है, बट इसका भी खैर डेरिवेशन से भी जा सकते हैं, जो हम लोग लीस्ट टाइम वाली बात करते हैं, लेकिन खैर अभी वो तुम्हारे अभी के स्कोप में नहीं है, तो मैं वो अभी यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। बट अगर लॉ बोल दिया दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, है ना, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, लाइट के बिहेवियर को देखते हुए और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया स्नेल्स ने, और दो लॉ दिया। स्नेल्स लॉ पॉपुलर लॉ है, सबको पता ही होगा। तो इसमें क्या है, ये जो लॉ है वो रिफ्लेक्शन के लिए भी था, जो ये वाला जो पहला वाला है, बट अभी हम लोगों को रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन का जो स्नेल्स का जो पहला लॉ है वो बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the interface at the point of incidence all lie in the same plane. That means बोल रहे incident ray, refracted ray and the normal, these all lie on the same plane. अभी यहां पर तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये तीनों रे को हम लोग एक प्लेन में बना रहे हैं, जो कि वो प्लेन तुम्हारा कंप्यूटर स्क्रीन या फिर तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन, उस पे तुम्हारा तीनों का तीनों रे यहाँ पर ये तीनों उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए देखना आसान हो गया। अदरवाइज इसको देखो ऐसा देख सकते हो, ये वाला प्लेन जो इसमें ग्रे कलर से जो प्लेन बनाया हुआ है, अभी इस प्लेन में ये तीनों के तीनों है ना, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यही कहानी रिफ्लेक्टेड के साथ भी होती, रिफ्लेक्टेड रे भी सेम प्लेन में लाई करता है। खैर वो तुम्हारे अभी सिलेबस से अभी एज ऑफ नाउ हटाया हुआ है, तो ये चीज तो अभी हमको याद रखनी है, पहला कि ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। और बहुत बार क्या होता है ना, इस पे बेस्ड अगर हम लोग देखें नीट में, जेई मेंस में, या कभी कभी जेई एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोप्लेनर की कंडीशन दे दी जाती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इनके लिए लाइन की क्वेश्चन दे देंगे, और फिर तुमको वो अगर तुमने प्लेन्स पढ़ रखा होगा तो प्लेन्स के बेसिस पे इस पे को प्लेनर की कंडीशन लगाते हुए कुछ भी पूछा जा सकता है। इंसिडेंट रे दिया हुआ है, सपोज रिफ्रैक्टेड रे पूछ दिया गया, है ना, तो वो हमें कोप्लेनर की कंडीशन लगाते हुए वो निकाल सकते हैं। तो देखो छोटे छोटे जगहों से क्वेश्चन बनते हैं,
है ना। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, नहीं, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। यहां से क्वेश्चन उठा के बढ़िया क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, ठीक है। खैर, तो ये तो हो गया स्नेल्स लॉ का पहला लॉ। दूसरा लॉ बोलता है, ये सबको सबने पढ़ रखा होगा अपने जीवन काल में कभी ना कभी, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। हम लोग बोलेंगे सपोज ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 है जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, और जहां पर इंसिडेंट रे जा रही है, जो ये वाली जो सरफेस है, इंटरफेस है, इंटरफेस को मैं दिखा रहा हूं, ये वाली जो इंटरफेस है, यहां से दूसरी यहां इंटरफेस से ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये मेरी मीडियम नंबर 2। अगर मैं बोलूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो मैं बोल सकता हूं कि n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू n2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ r, है ना। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि साइन i बाई साइन r दैट इज इक्वल टू n2 बाई n1, है ना। एंड n2 और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 एंड मीडियम 1, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो एक चीज है कि ये जो एंगल है, जो हम लोगों ने आई और आर डिफाइन किया हुआ है, वो कहां से डिफाइन किया हुआ है, वो हमेशा हम लोग नॉर्मल से डिफाइन करते हैं। ये जो आई है ना, ये नॉर्मल, ये वाली नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग इंसिडेंट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्रैक्टेड जो रे है वो कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आई आर दैट इज n2 बाई n1, है ना, n2 बाई n1, एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 n1। इसको कभी कभी अलग फॉर्मेट में लिखा जाता है, वो फॉर्मेट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल ये जो दो लॉ है ये हमें पता होना चाहिए। साइन आई बाई साइन आर ये कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट। अभी यहां से हम लोग ये यहां से टेक अवे लेते हैं, और इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं थोड़े अलग तरीके से, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्नेल्स लॉ को। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा n1 साइन आई दैट इज इक्वल टू n2 साइन आर, स्नेल्स लॉ से हमने देखा। ये हमारे पास में सपोज दो मीडियम है, इसका ये मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 2 है ना, और यहां से कुछ मेरे पास में इंसिडेंस होता है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बना देते हैं। ये मेरे पास में इंसिडेंट हुआ कोई लाइट, और ये एंगल आई है, और ये इस तरह से कुछ रिफ्रैक्ट हुआ, है ना, तो दिस एंगल इज आर। तो हम लोग बोल रहे हैं n1 साइन आई दैट इज इक्वल टू n2 साइन आर। सिंपल है। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं कभी कभी, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू n2 बाई n1, एंड विच कैन बी रिटन एज n21, ठीक है, n21। अगर हमने सिर्फ n2 बोला दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू कौन से मीडियम, विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम हो गया। बट अभी n21 हमने लिखा n2 बाई n1 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और विच कैन बी रिटन एज n2 बाई n1। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन लेने की बात नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं बस फॉर्मेट बता दे रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये बस नोमेनक्लेचर है ना। n21 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो अगर मैं बोलता n21 तो हम लोग बोलते हैं n2 बाई n1। अगर मैं बोलता n12 तो हम लोग इसको n1 बाई n2, और इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। और हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं इस हिसाब से n1 अपॉन n21 दैट इज इक्वल टू n12। तो ये सब चीज यूज होने वाला है, इसलिए मैं अलग अलग फॉर्मेट में इसको बता दे रहा हूँ स्नेल्स लॉ को। ये सारी चीजें कभी किसी अलग अलग रूप में आ सकती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट हो गए स्नेल्स लॉ के। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं कि n1 साइन आई की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं म्यू आई साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम जहां से इंसिडेंट हो रही है रे, है ना। म्यू आई उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे इंसिडेंट हो रही है, और म्यू आर उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां रे रिफ्रैक्ट हो रही है, जहां पर जाके रिफ्रैक्ट हो रही है, जिस मीडियम में जाके रिफ्रैक्ट हो रही है। सो और ये साइन आई साइन आर तो पता है, तो इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अच्छा,
अब यहां से एक चीज जरा देखो, अगर मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, कोई सा भी एक ले लेते हैं, है ना। अगर हम लोग साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू ऐसा ले लेते हैं, साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू n/1, ये वाला फॉर्मेट अगर हम लोग लेके चले, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, है ना, अगर हम लोग यहां से देखो साइन आई है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, अगर क्या होगा n/1, अगर मेरा n/1 अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, n/1 अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो देखो क्या होगा। मैं एक बार इसको ये से रब कर देता हूं। n/1 ग्रेटर देन मतलब क्या हुआ कि मीडियम जो 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है मीडियम 1 से, है ना। मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ी है मीडियम 1 से। n/1 अगर ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स दैट ये हो गया। अब अगर ये चीज बड़ा है तो क्या होगा देखो, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि साइन आई इक्वल्स टू सम n/1 इंटू साइन आर, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं ना। एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ी होगी। दैट मीन्स ये जो रे ऑफ लाइट है वो दूसरे मीडियम जाने के बाद क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि n/1 ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हुआ, ये जो लाइट है ये जा रही है n/1 ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो लाइट जा रही है वो एक ऐसे मीडियम में जा रही है दैट इज डेंसर मीडियम, है ना, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है ना, रेयरर से, ये n1 से n2 में जा रही है, n1 से n2 में जा रही है। दैट मीन्स ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, दैट मीन्स रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो लाइट अगर ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। वहीं पे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि n1 इज ग्रेटर देन n2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन आई, अगेन मैं यही लिखूंगा, साइन आई इज n/1 साइन आर, और ये जो चीज रहेगा n/1 जो रहेगा यहां पर, इस केस में n/1 जो होगा दैट विल बी लेस देन 1, है ना। n/1 यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। इस केस में n/1 क्या था, ग्रेटर देन 1 था ऊपर वाले केस में। दूसरे, ये पहला केस था, ये दूसरा केस में क्या हो जाएगा, n/1 लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 हो जाएगा मतलब क्या हुआ, जो दूसरी मीडियम है वो अभी रेयरर मीडियम है। तो लाइट कहां से कैसे कैसे में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है ना। डेंसर रेयरर हम लोग किस सेंस में बोल रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आती होगी। तो अब क्या होगा देखो, आई इज लेस देन आर, आई इज लेस देन आर, दैट मीन्स अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। दैट मीन्स वो ये जो लाइट, जो रे ऑफ लाइट जो दूसरे मीडियम में जाएगी, उसका आर बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। जो नॉर्मल लाइट आई अगर आर के बराबर होती तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से होता। अब आर बड़ा है, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन से कुछ इस तरह से होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन से इस तरह डेविएट करेगा, तभी आर बड़ा होना पड़े हो जाएगा, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग रहा है, ठीक है। डेंसर से रेयर अगर लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ये दो केस हमारे पास में निकल के आता है। अब इसके ऊपर जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है, देखो कंफ्यूज लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, है ना, कोई कुछ ना कुछ कंफ्यूजन लेके आता है, लेकिन एक जो जनरल कंफ्यूजन बना रहता है, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में दो चीजें अलग अलग चीज है। मास डेंसिटी अलग चीज होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। और एनसीईआरटी को पता है, सीबीएसई वालों को पता है कि इसमें लोग कंफ्यूज होंगे, इसके लिए उन लोगों ने क्लियरली इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि भैया ये दोनों अलग अलग चीज है। मास डेंसिटी अलग चीज है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है, ये उसने बता रखा है, एग्जाम्पल के साथ बता रखा है। और उन्हें पता है कि तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाओगे, इसलिए ऐसे चीजों को वो लोग खोज के और फिर तुम्हारे एग्जाम में वो लोग डाल देते हैं, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाए। ऑप्टिकल डेंसिटी जो हमने पढ़ा अभी
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है ना। अगर N2 इज ग्रेटर देन N1, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास में, या फिर म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 सपोज, तो जो मीडियम 2 है अगर, है ना, तो मीडियम 2 विल बी डेंसर, है ना। तो यहां पर N2 इज ग्रेटर देन N1, दैट मीन्स दो मेरे पास में मीडियम है, एक N1 है और एक N2 है। ऑप्टिकल, अभी ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो अगर ये वाला डेंसर है ना, और ये वाला रेयरर है, दैट मीन्स N2 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 2 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट विल बी ग्रेटर देन मीडियम 1। अब लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है, जहां पर मास डेंसिटी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, ऐसा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बट ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है ना। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे टर्पेंटाइन, ये एक ऑयल होता है जिसको कभी कभी हम लोग खाने पीने की चीज़ों में भी घस देते हैं। कभी कभी इसका यूज़ इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और अलग अलग जगहों पर इसको इसका यूज़ करते हैं हम लोग। गूगल में सर्च कर लो क्या क्या यूज़ है इसके। बट ये जो ऑयल है ना, इसको तुम पानी में डाल दो तो पानी के ऊपर ऊपर तैरेगा, है ना, पानी के ऊपर तैरेगा। इसकी मास डेंसिटी पानी से कम है, टर्पेंटाइन की मास डेंसिटी पानी से कम है, लेकिन इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पानी से ज्यादा है। ये जो है ऑप्टिकली डेंसर है, टर्पेंटाइन जो है दैट इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। अगर एन ऑफ टर्पेंटाइन हम लोग बोले, एन ऑफ टर्पेंटाइन दैट इज ग्रेटर देन एन ऑफ वाटर, बट रो ऑफ टर्पेंटाइन अगर हम लोग देखें, जो डेंसिटी की हम लोग बात करें, मास डेंसिटी इज लेस देन रो ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिल से लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इस तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टर्पेंटाइन के बारे में ध्यान रखो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग से फेनोमेना की बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो जो पहला रिजल्ट हमारे पास में है वो है लैटरल शिफ्ट। अब लैटरल शिफ्ट क्या होता है, सपोज मेरे पास में इस तरह से एक कुछ स्लैब है, सपोज ग्लास का स्लैब है, कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक स्लैब रह सकता है, और वो किसी एक मीडियम में है। ठीक है, सपोज एयर में है, एयर में एक ग्लास का इस तरह का स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। अब क्या होता है, सपोज एक रे ऑफ लाइट इस तरफ से आती है ना, इस तरफ से एक रे ऑफ लाइट आती है, और एक रे ऑफ लाइट आती है तो यहां पर से ये रिफ्रैक्ट होके इस ग्लास स्लैब में कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई और बाहर कुछ इस तरह से निकली। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें ये चीज हमें देखने को मिलता है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट को अगर हम लोग रिट्रेस करें तो जो फाइनल रिफ्रैक्टेड लाइट है वो दोनों पैरेलल हमें देखने को मिलते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। जो ये शिफ्ट हुआ, ओरिजिनल जो भी इसकी डायरेक्शन थी उससे जो इसका शिफ्ट हुआ, ओरिजिनल डायरेक्शन के उसी डायरेक्शन में है, बट वो पैरेलली शिफ्ट हुआ, दोनों पैरेलल हैं, बट पैरेलली वो जो शिफ्ट है उसको हम लोग लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। और इस चीज को हम लोग बहुत इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं यूजिंग रिफ्रैक्शन के जो लॉज है। कैसे, सपोज ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 जो है, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ। अब देखो ये R1 इस I2 के बराबर है ना, ये जो R1 है इस I2 के बराबर है। कैसे, यहां पर दो नॉर्मल जो हमने खींच रखा है, यहां पर जो नॉर्मल ये देखो, दोनों नॉर्मल जो है यहां से खींच रखा है, ये दोनों पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ये दोनों, तो R1 और ये I2 बराबर है। अब एक बार तुम अगर स्नेल्स लॉ लगाते हो तो अगर R1 I2 के बराबर है तो ये चीज समझ में आ जाता है कि I1 जो है, ये वाला जो I1 है, यहां वाला जो I1 है वो R2 के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही I1 R2 के बराबर हो गया, दैट मीन्स हमें ये समझ में आ जाता है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो ये वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो पैरेलल तो हमें समझ में आ गया, और ये इसकी लैटरल शिफ्ट हो गई। तो इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो मेरे पास में फेनोमेना है वो है एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, है ना। इस पे बेस्ड बहुत बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो एपरेंट डेप्थ क्या होता है, जब देखो तुमने कभी वाटर सरफेस में कुछ चीज पड़ा हुआ, अगर तुम उसको देखने की ऊपर से ऐसे झांक के देखते हो तो क्या दिखता है, वो एक्चुअल डेप्थ उसकी नहीं दिखती है। वाटर की सरफेस की भी बात कर लो, या फिर उसके सरफेस में कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज यहां पर कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O,
तो इसका पोजीशन तुम्हें ओ नहीं दिखेगा जब तुम ऊपर से आंखों को ऊपर से इस तरह से देखोगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कुछ और पोजीशन दिखेगी, वो एपरेंट पोजीशन दिखेगी, वो एपरेंट डेप्थ दिखेगी उसकी, है ना। और वो जो एपरेंट डेप्थ है वो ओ डैश सपोज हम लोग बोल रहे हैं, है ना, ओ डैश हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर एक्चुअल डेप्थ इज उसकी, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी एक्चुअल पोजीशन इज H2 यहां से डेप्थ में है ना। सपोज ये वाटर है, वाटर में H2 डेप्थ में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट O है, तो H2 एक्चुअल H2 है लेकिन हमें दिखेगा H1, और उस H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H2/n, वेयर n इज व्हाट, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, जिस मीडियम में हम लोग देखना चाह रहे हैं, है ना। सपोज वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो जो एपरेंट जो हमें दिखेगी H1 हमें दिख रही है, जो हमें दिख रही है वो हमें कम हाइट दिख रही है, H2/n जो ओरिजिनल हाइट है या जो ओरिजिनल डेप्थ है इसकी, ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमें एक्चुअल कम वैल्यूज की देखने को मिल रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट, है ना। एपरेंट डेप्थ जो है हमें एक्चुअल डेप्थ से या फिर रियल डेप्थ से कम देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोग रेयर मीडियम से देख रहे हैं, है ना, रेयर मीडियम से देख रहे हैं, इसलिए हम लोग एयर से देख रहे हैं और किसी सपोज वाटर में देख रहे हैं, तो इस तरह का हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है। इस पे बेस्ड बहुत बार न्यूमेरिकल्स भी पूछ ले जाते हैं। तो एक तो कंडीशन होती है जब हम लोग नॉर्मली इस चीज को देख रहे हैं, है ना, दो चीज होती है, एक अगर हम लोग इसको बिल्कुल नॉर्मली देख रहे हैं या नियर नॉर्मल देख रहे हैं, ये जैसे नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के आसपास अगर हमने अपनी आंखें रखी है, एक तो वो केस हो गया, उसमें हमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ये शिफ्ट देखने को मिलती है, इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में हमें शिफ्ट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हमने इसको ऑब्लिक व्यूइंग किया, अगर हमने कुछ इसको और ज्यादा बड़े एंगल से, नॉर्मल से ज्यादा बड़े एंगल से, ये जो एंगल है ये मतलब बहुत कम एंगल है, नॉर्मल जो है उससे बहुत ज्यादा एंगल से, टेढ़े से अगर हमने देखना चाहा, तो जो शिफ्ट इसकी होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी शिफ्ट होता है। मतलब ये जो इसका पोजीशन हमें बाहर से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें देखने पे लगता है कि ये कुछ और शिफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी शिफ्टेड है, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्टिकल डायरेक्शन में जो डेप्थ का जो शिफ्ट था। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी फेनोमेना है। अब लास्ट जो फेनोमेना हमें ऑब्जर्व होता है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। जो अर्थ है, अर्थ में ये तुम खड़े हो, है ना, छोटे से बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हो तुम, और सुबह सुबह उठ गए, किसी दिन गलती से सुबह सुबह उठ गए और सूरज को देखना चाह रहे हो, तो सूरज तुम्हें एक्चुअल टाइमिंग से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। जब वो उगा नहीं रहता है उससे 2 मिनट पहले ही तुम्हें दिख जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम बिल्कुल सुबह उठे और बिल्कुल तुमको कुछ वरदान मिल गया कि तुम तो दिव्य दृष्टि होगी तुम्हारी, है ना। ये दुनिया के हर आदमी को ये चीज मिलता है ना। तो उसमें ये रिफ्रैक्शन का बहुत ही बढ़िया सा फेनोमेना इसमें होता है, ऑब्जर्व होता है। ध्यान से समझो इसके कॉन्सेप्ट को, क्यों तुम्हें सूरज के उगने से 2 मिनट पहले ही ये चीज सूरज उगा हुआ इस तरह का तुमको ऑब्जर्वेशन आता है। तो सपोज सूरज इस पोजीशन पे है ना, सपोज सूरज इस पोजीशन पे है और ये इसके रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये जो रे ऑफ लाइट सपोज इस तरह से इसकी रे ऑफ लाइट आ रही है। अब यहां पर पता है कि ये सारे एरिया में ये तो है वैक्यूम है ना, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 लेके चलते हैं। अब ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा, यहां पर हम लोगों को मिलेगा एयर, और एयर की जो डेंसिटी होती है, एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी बोलो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी बोलो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, और वो कितनी होती है 1.00029। ठीक है, बहुत कोई इसको अप्रोक्सीमेटली 1.0003 भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो कहने का मुद्दा ये है कि वैक्यूम से हमें थोड़ी सी डेंसर मीडियम मिलती है। अब अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, वैक्यूम दैट इज 1, n इक्वल्स टू 1, है ना, n इक्वल्स टू 1 से कुछ n इक्वल्स टू 1.00029 ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या होगी, रेयर से डेंसर, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां से अगर हम लोग इधर से नॉर्मल से देखें तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और वो ग्रेजुअली बेंड होगी, धीरे धीरे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और ग्रेजुअली ये चीज हमको ग्रेजुअल यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सडनली बस एक अचानक से लेयर आया और वो पूरी की पूरी एक बार रिफ्रैक्शन हो गई, नहीं, ये थोड़ा ग्रेजुअली इस तरह हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो फेनोमेना है
उसकी वजह से क्या हुआ, अब इस तरह का रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, हमें जो सन की जो पोजीशन दिखती है, एपरेंट पोजीशन, वो ये दिखता है, सन यहां पे रहता होता है और हमें सन यहां पे दिखता है ना, दिस इज एपरेंट, और ये मेरे पास रियल सन यहां पर है ना। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये आधे डिग्री का होता है, हाफ डिग्री, है ना। और ये हाफ डिग्री जो रहता है वो हमें 2 मिनट पहले हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये सारी इंटरेस्टिंग सी फेनोमेना है जो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको कि हम लोग TIR भी बोलते हैं। और अगर हम लोग बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछ ही लेता है ना। तो बहुत ध्यान से समझना। अगर हम लोग बोले कि एक लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तो हमें कौन सा केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हमने बात किया था कि अगर इस तरह से, अगर लाइट रे अगर इस तरह से नॉर्मल डायरेक्शन में अगर इस तरह से ट्रेवल करती है, तो उसी डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में ही इस तरह से रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा और इस तरह से रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नॉर्मल वाली केस तो हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। हम लोग बात करेंगे जब हमारे पास में कुछ ऑब्लिक इंसिडेंस हो, है ना, कुछ एंगल पे हम लोग इंसिडेंस कर रहे हैं। तो ये हम लोग एक केस लेते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं जब रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंस होती है, सपोज इस एंगल पे, इंसिडेंट एंगल पे इस तरह से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, है ना। तो अब ये इंसिडेंट एंगल इस तरह से है, तो अभी हमें पता है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से जाएगी, है ना। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, है ना। तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट करेगी। और इसके अलावा हम लोग इसके साथ साथ में कुछ रिफ्लेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, कुछ रिफ्लेक्शंस होंगे और कुछ रिफ्रैक्शंस होंगे, है ना। तो ये वाले रिफ्लेक्शन को दिखा रही है, ये वाली रिफ्रैक्शन को दिखा रही है। ठीक है, अब हम लोग एंगल बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाते हैं, इसमें देखो इंसिडेंट एंगल हमने थोड़ा बढ़ाया तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ते जाता है। तो ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आता है कि जब हम इंसिडेंस एंगल कुछ रखें तो जो रिफ्रैक्शन जो एंगल है वो यहां से 90 डिग्री, नॉर्मल से 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। अब इस जगह पे पहुंच के क्या होता है वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। हमने बोला स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू n/1। n/1 क्या है, n2 बाई n1 है, मैं समझा चुका हूं ये चीज। जो सेकंड मीडियम है, n2 इज सेकंड मीडियम, n1 इज जो फर्स्ट मीडियम जिससे कि इंसिडेंस हो रहा है, n1 मीडियम से इंसिडेंस हो रहा है, n1 n2 मीडियम में वो जा रहा है, लाइट रे जा रहा है ना। तो साइन आई बाई साइन आर इज n2 बाई n1। यहां पर देखो, यहां पर 2 और 1 यहां पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि चलो यही लेंगे, साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू n/1। अब यहां पर तो ठीक है, समझ में आता है कि जैसे मैं आई बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि n/1 इज फिक्स्ड, n/1 तो फिक्स है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, आर इज रिफ्रैक्शन हियर। तो इंसिडेंस बढ़ाते गए, रिफ्रैक्शन बढ़ता गया, क्योंकि n/1 फिक्स है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब I इक्वल्स टू IC हो जाए, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरी क्रिटिकल एंगल को रीच कर जाए तो मेरा जो आर है वो बढ़ते बढ़ते आर 90 डिग्री पर पहुंच जाता है, आर 90 डिग्री पर पहुंच जाता है। अब ये साइन आर की मैक्सिमम वैल्यू है, ये साइन आर की मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा साइन आर की वैल्यू नहीं बढ़ सकती है, साइन आर की इससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ सकती है। और हमें पता है कि साइन आई जो हम लोग देख के रखा है दैट इज साइन आर इंटू n/1। साइन आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। अब ये 90 डिग्री, ये आईसी पे ये चीज अचीव हो गया, ये 1 अचीव हो गया। अब अगर हम लोग आई को ग्रेटर देन आईसी अगर हम लोग करना चाहें, आई ग्रेटर देन आईसी, तो ये चीज फेल हो जाएगा, यहां पर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि साइन आर अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है ना। इसके बाद भी हम लोग आईसी को इंक्रीज करें, n/1 फिक्स है ना, n/1 फिक्स है, साइन आर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है। अब आई को हम लोग आईसी से और इंक्रीज करेंगे तो ना तो साइन आर उससे ज्यादा बढ़ सकता है, और n/1 तो साइन आर उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, और n/1 तो मेरा कांस्टेंट है। फिर आई अगर आईसी से बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, तो स्नेल्स लॉ किस हिसाब से वैलिड हो पाएगा, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किस हिसाब से वैलिड हो पाएगा। तो यहां से वो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड नहीं हो पाता है। और एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, जिस मीडियम में हम लोग जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंस हुई है, दैट इज उस डेंसर मीडियम में। तो लाइट को जो ट्रेवल करना होगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करना होगा, और
अगर आई मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन इन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास कुछ डेटाज हैं और डेटाज के बेसिस पे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू n/1। n/1 हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरी लाइट रे इधर से गई है ना, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्रिटिकल एंगल है सपोज, है ना, ये क्रिटिकल एंगल है और यहां से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब मैं बोल रहा हूं कि मीडियम 1 अगर मेरे मीडियम 2 इज एयर, है ना, मीडियम 2 इज एयर, तो हम लोग अगर देखना चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, n12 देखना चाह रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, जब मेरा आई आईसी हो जाए सपोज, साइन ऑफ आईसी, तो आई अगर आईसी हो गया तो आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो साइन आर 1 हो गया, है ना, साइन आर आई इक्वल्स टू आईसी पे आर इज 1, तो n21 यहां पर n21 है। लेकिन हमको क्या देखना, हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं n12, मतलब ये जो डेंसर मीडियम है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट मींस n12 हम देखना चाह रहे, तो इस तो n21 का रेसिप्रोकल इज n12, तो n मैं बोल सकता हूं n12 इज 1/sin c, रेसिप्रोकल हो गया इसका, है ना। ये चीज तो हमने देखा है ना कि n12 इज इक्वल टू 1/n21, है ना, n2/n1 ही तो है। n21 क्या है, n21 इज n2/n1 में मैंने समझा रखा था। खैर, तो यहां से जो चीज समझने वाली बात है कि ये जो चीज है n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देखना चाह रहे हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ आईसी। दैट मींस ये जो डेंसर मीडियम की जैसी जैसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जाएगी, ये क्या है, डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जाएगी आईसी की वैल्यू घटती जाएगी, है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं वाटर, क्राउन ग्लास, डेंस फ्लिंट ग्लास, डायमंड, यहां से हम लोग देख रहे हैं ये जो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती गई, n12 बढ़ती गई विथ रेस्पेक्ट टू एयर वाले जो केस ले रहे हैं, सेकंड मीडियम मेरा एयर है, तो उस केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो कम होता गया। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कम हो रहा है। अब क्रिटिकल एंगल कम होने का क्या सिग्निफिकेंस है कि अब कम एंगल में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। डायमंड में, डायमंड के सरफेस पे मैं अगर लाइट रे इंसिडेंट करूं और मैं 24 डिग्री से ऊपर अगर इंसिडेंस करता हूं, 24.41 डिग्री से ऊपर मैं अगर इंसिडेंस कर दूं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जितना कम होता है क्रिटिकल एंगल उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की, क्योंकि हमें वो रेंज मिलता है। अभी 24.41 से लेके 90 डिग्री तक अगर मैं इंसिडेंस करूं तो मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ गई उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसी वजह से जो डायमंड है उसमें वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और उसका कुछ हम लोग कुछ और भी करते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे कि क्या करते हैं जिससे कि डायमंड एकदम चमकता हुआ दिखता है। उसमें हम लोग उसका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको चमका डालते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हम लोग कुछ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो पहला नंबर है दैट इज मिराज। इसको हम लोग हिंदी में मृग मरीचिका बोलते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। खैर, तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व किए होगे, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब रोड में देखते हो तो रोड में तुमको ऐसा दूर से देख के लगता है कि वहां पे कहीं पानी जैसा दिखता है, तो तुम लोग सोचते होगे कि अरे गर्मी के मौसम में पानी कहां गिरा हुआ है, रोड में ऐसा दिखता होगा पानी पानी। उसी तरह से जब रेगिस्तान में चले जाओगे, पता नहीं तुम लोग गर्मी में रेगिस्तान गए हो कि नहीं, लेकिन जो राजस्थान में रहते हैं या फिर जयपुर वयपुर में रहते हैं तो वो लोग कहीं रेगिस्तान में चलो कभी भूले भटके निकल गए। अब रेगिस्तान में क्या होता है कि ये जो फेनोमेना है, मिराज वाली जो फेनोमेना है, वहां पर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होती है। उसमें क्या होता है कि जब हवा जब गर्म हो जाती है ना, नीचे वाली हवा गर्म हो गई सपोज, है ना, जब बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो नीचे वाली हवा गर्म हो जाती है। तो जब हवा गर्म होती है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटती है। हवा जब गर्म होती है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। ठीक है, तो नीचे वाली हवा बहुत ज्यादा गर्म, फिर धीरे धीरे करके ऊपर ठंडा होता है, ऊपर उससे उससे ऊपर ठंडा, उससे ठंडा, ऐसा मिलता है। मतलब नीचे वाले की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, नीचे वाले की सबसे
कम रहेगी, ऊपर 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 बढ़ती जाएगी। मतलब ऊपर वाला डेंसर हुआ और ग्रेजुअली नीचे रेयरर मीडियम इस तरह से क्रिएट होता है ना। तो इससे क्या होता है, क्या देखने को मिलता है कि जब डेंसर, हम लोगों ने देखा कि लाइट रे जब ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तब हमारे पास चांसेस होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। ये ग्रेजुअली हो रहा है ना, यहां पर ऐसा नहीं कि एकदम एब्सर्ड एक ही बार में ऐसा हो जाए, है ना। तो यहां पर ग्रेजुअली, यहां पर इसलिए हम लोगों को इस तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां से ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, है ना। तो यहां पर इस जगह पर यहां पर ये पूरी की पूरी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। हालांकि ये जो चीज है बहुत ग्रेजुअल हो रहा है ना, क्योंकि अचानक से ऐसा नहीं कि रेयर मीडियम है और अचानक से डेंसर मीडियम आ गया। धीरे, नीचे की हवा बहुत गर्म है, ऊपर की थोड़ी ठंडी 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 ठंडी, ऐसे ग्रेजुअली होता है। तो इस तरह से यहां पर हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि इस तरह से ऐसा हुआ तो इसको क्या लगेगा कि इसके लिए जो इसकी जो ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहां पर बन रही है ना, उल्टी बनेगी। ये इस पूरे की यहां पर बनेगी, मतलब इमेज इसके लिए एक उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज इसको। अब इस महाशय को क्या लगेगा, इस महाशय को लगेगा कि भाई इमेज बन रही है, दैट मीन्स यहां पर तो पानी होगा तभी तो इमेज बन रही है, और किस चीज में बनेगी, पानी में इमेज बन रही है, इसको ऐसा लगता है। तो लगता है कि ये पानी में है, ये सामने में पानी है। तो ये दौड़ता भागता हाँफता फूकता पहुंचता है वहां पे इस पेड़ के पास, लेकिन इस पेड़ के पास पहुंच के देखता है कि वो मृग मरीचिका हो गया इसके साथ तो मृग मरीचिका हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है मिराज का, ठीक है। खैर, जो दूसरा इसका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है, हीरा, चमकता हुआ हीरा। हीरे में इतनी चमक कैसे आती है? तो देखा था हमने हीरा का जो क्रिटिकल एंगल है IC, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 24.4, जो कि बहुत कम है क्योंकि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, वो हमने देखा था। अब इसका एक फायदा उठाया जाता है। इसका फायदा कैसे उठाते हैं? हीरे को ऐसे तरीके से काटा जाता है, ऐसे तरीके से उसका शेप ऐसा कुछ दिया जाता है, उसका शेप कुछ ऐसा दिया जाता है कि एक बार लाइट रे इसके अंदर इंसिडेंस हो गई तो वो हजारों बार अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे, और इस तरह से हीरा चमकता रहे। तो हीरा मतलब ऐसा नहीं कि नेचुरल फॉर्म में तुम निकालो तो वो पूरा बहुत ज्यादा चमकदार होगा, उसको उस तरह से काटा जाता है, उसको उस तरह से कटिंग की जाती है ताकि वो चमकदार बने, उसको शाइन किया, हीरा को घिसा जाता है। हीरा ऐसे ही थोड़ा ना बन जाते हैं भाई, हीरा बनने के लिए उसको काटना पड़ता है, उसको उस पे अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तुम लोग भी हीरे बनोगे एक दिन। खैर, ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन हीरे वाली। तीसरा एप्लीकेशन, जब एक लाइट रे को हम लोग को बेंड करना हो, मतलब उसको हम लोग को डिविएट करना हो, सपोज 90 डिग्री से, तुम चाहते हो कि एक लाइट रे ऐसी आ रही है और वो बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री इस तरह से टर्न ले ले, या फिर तुम ऐसा चाहते हो एक लाइट रे ऐसी आ रही है बिल्कुल 180 डिग्री पे टर्न ले ले, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी डिटेल में हम लोग और भी पढ़ेंगे। तो प्रिज्म में देखो उसकी सरफेस से, अभी ये बस हमें सरफेस से मतलब है। तो लाइट रे जब इस तरह से इंसिडेंट हुई तो यहां पर हमने इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का यूज करके इसको इस तरह से, लाइट रे को इस तरह से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने करा दिया। कंडीशन मीट करते हुए, जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन मीट करते हुए हमने इस तरह से 45, यहाँ से 45 डिग्री पे देख रहे हैं नॉर्मल के साथ, 45 तो वापस 45 डिग्री पे ही आएगा, टोटल रिफ्लेक्शंस हो गए। तो इस तरह से हमने 90 डिग्री इसको बेंड कर दिया लाइट को। अभी दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है, एक सरफेस मेरा यहां पर मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा दिया, उसी तरह से फिर नेक्स्ट यहां पर गई तो वापस से मैंने इस सरफेस पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा के पूरी की पूरी लाइट को वापस भेज दी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आया था। तो ये 180 डिग्री पे हमने लाइट को बेंड कर दिया। अब इसमें एक चीज और हो सकता है, अगर मेरे पास में इस तरह का AB इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी, जो उसकी प्रतिबिंब बनेगी, वो उल्टी बन रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हम लोग इसमें देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक और देख लो, ऑप्टिकल फाइबर, ये तो सब जगह होता है आजकल, जियो फाइबर सब जगह चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हम लोग बोलते हैं ना, OF केबल बोलते हैं, तो ये हर जगह पे लगा हुआ रहता है। तो इसमें बोलते हैं बहुत बढ़िया है, सिग्नल आता है इसमें ऑप्टिकल फाइबर में, जो नॉर्मल जो केबल्स होते थे उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा सिग्नल आता है, क्योंकि इसमें सिग्नल लॉस मिनिमम होता है। अब इसमें सिग्नल लॉस मिनिमम कैसे होता है, ये यहाँ पर इसके अंदर भी सेम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है ना।
तो ऑप्टिकल फाइबर को अगर तुम उसका क्रॉस सेक्शन लोगे, है ना, सामने से एक केबल को काटोगे तो कुछ इस तरह का दिखता है ना, कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसमें दो चीज रहता है, एक तो रहती है इसकी कोर और दूसरी इसकी क्लैडिंग, है ना। तो ये अंदर वाली जो चीज रहती है ना, एक अंदर वाली चीज रहती है, इसको हम लोग इसका कोर बोलते हैं, और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई हुई रहती है ना, उसके ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ाई रहती है जिसको कि हम लोग इसका क्लैडिंग बोलते हैं। इसको मैं ब्लैक रहने देता हूं। तो ये वाली जो लेयर है इसको हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं, है ना, कोर और क्लैडिंग। तो ये जो कोर और क्लैडिंग रहती है वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई रहती है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल से बनी रहती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग अचीव कर लें। वो कैसे? अगर इसकी अंदर वाली ये इसका सामने से क्रॉस सेक्शन देखो, केबल जो रहेगा वो ऐसा रहेगा ना, ऐसा होगा, है ना, ऐसा रहेगा, इस तरह का होगा। तो ये वाली जो हो गई, दिस इज कोर, और बाहर से जो उसके ऊपर परत चढ़ाई गई है दैट इज क्लैडिंग। तो यहां पर इसका एक इस तरह का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है ना। इसका हमने क्या किया, यहां से एक क्रॉस सेक्शन यहां से ले लिया, है ना, इस तरह का क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो वो क्रॉस सेक्शन यहां पर दिखाया हुआ है, समझ पा रहे हो इस चीज को? ये वाला क्रॉस सेक्शन हमने यहां पर से ले लिया, इसको इस तरह से काट के, बीच से ऐसा काट के इस तरह से क्रॉस सेक्शन लिया। खैर, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब लाइट हम लोग इसके ऊपर अंदर इंसिडेंट डालेंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जगह से यहां पे इसके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ये करता रहे करता रहे करता रहे, और हमारे पास जो बाहर निकले वहां से सिग्नल यहां से हम लोग बाहर निकाल सके, यहां से इन करे सिग्नल, यहां से आउट करे सिग्नल, बीच में ये सिग्नल का लॉस ना हो, बीच में सिग्नल का लॉस ना हो। तो ये वाला चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। और अंदर ये अंदर वाला जो मीडियम है उसको हम लोग कौन सा मीडियम बनाएंगे, हम लोग डेंसर मीडियम रखेंगे, ताकि लाइट रे डेंसर से बाहर जो मीडियम है दैट इज रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब कौन सा हो गया, एक दूसरा जो क्लैडिंग हमने चढ़ाया है ना, दिस इज क्लैडिंग। अंदर क्या है, अंदर कोर है, जो ग्रे कलर से है दैट इज कोर। तो कोर के ऊपर हमने क्लैडिंग कर लिया, जैसे यहाँ पर इस तरह से हमने इसके ऊपर क्लैडिंग चढ़ाई है ना, इसके ऊपर क्लैडिंग चढ़ाई है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो टॉपिक तो क्या है, यहाँ पर हम लोग एक डेरिवेशन देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि बोर्ड के लेवल पे बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इस डेरिवेशन से, है ना। तो ये जो डेरिवेशन है आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं बोल सकता हूं 95% चांस है कि ये डेरिवेशन आ जाए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो ध्यान से देखते हैं। तो डेरिवेशन हम लोग कर क्या रहे हैं ना, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो मेरे पास में एक कोई सा भी इस तरह से स्फेरिकल सरफेस है ना, कोई सा भी एक स्फेरिकल सरफेस है, और हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखना चाह रहे हैं। कोई मेरे पास में सपोज ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ पे, और इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई, है ना, रिफ्रैक्ट हुई यहाँ से, इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई, ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई, और इसकी इमेज यहां पर बनी। तो ये एक तरह का रिफ्रैक्शन है। और ये वाली जो चीज है दैट इज नॉर्मल है ना, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये देखो आई बना, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, है ना। तो इसमें हम लोग कुछ रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं, है ना। अब यहां पे कैसा है, यहां पे हमारे पास में दो मीडियम है, N1 इधर है और इस तरफ है N2, है ना। N1 मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई और N2 मीडियम में गई, और इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस से इस तरह से रिफ्रैक्ट होके लाइट रह गई। अब यहां पर हम लोग कुछ कंडीशन देखने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहां पर जो बेसिक एजम्पशन है, एजम्पशन हम लोग एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि एजम्पशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग यहां पर एजम्पशन ये ले रहे हैं कि हम लोग जो यहां पर स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस है इसकी जो अगर हम लोग बोले एपर्चर, इसकी जो एपर्चर है ये बहुत छोटी है, इसकी एपर्चर बहुत छोटी है कंपैरिजन टू ऑल अदर जो हम लोग मेजरमेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, या फिर ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये वाला इमेज डिस्टेंस है। तो व्यू, वी, आर, इन सब के कंपैरिजन में जो इसकी एपर्चर है इस स्फेरिकल सरफेस की, वो हम लोग छोटी ले रहे हैं। इसके अलावा एंगल ऑफ, अगर ये छोटी हो गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्रैक्शन है ये अपने आप छोटी हो गई, तो ये स्मॉल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये स्मॉल है। तो ये वाला जो कंडीशन है, मैं एक बार यहां से इसको हटा देता हूं, एंगल आई, एंगल आर, ये सारे स्मॉल एंगल्स है, स्मॉल एंगल्स, है ना। जो भी एंगल्स यहां पर हम लोग देखने वाले हैं सारे एंगल्स अभी स्मॉल है। तो अगर एंगल स्मॉल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन आई इक्वल्स टू टेन आई
इक्वल्स टू आई, ये कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एक्स कर दो यहाँ पर, एक थीटा लिख दो, सपोज कुछ भी लिख दो, सपोज हम लोग एक्स लिखते हैं, साइन एक्स टेन एक्स एक्स के बराबर होता है अगर स्मॉल एंगल है तो, है ना। स्मॉल एंगल इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये सारी चीजें तुमने मैथमेटिक्स में कर रखी होगी। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, ये एजम्पशन हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। एपर्चर यहाँ पर हम लोग स्मॉल ले रहे हैं, है ना, स्मॉल एपर्चर है। तो अब हम लोग देखें, अगर हम लोग कुछ एंगल कुछ ऐसा ले ले, है ना, कुछ सपोज इस एंगल को मैं अल्फा ले लूं, है ना, इस एंगल को अगर सपोज मैं बीटा ले लूं, और इस एंगल को मैं कुछ डेल्टा ले लेता हूं, तो अल्फा बीटा डेल्टा भी छोटे हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक चीज यहां से मैं देखो, एक चीज करता हूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप करता हूं, इस तरह से एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो ड्रॉप हुआ, तो एपर्चर स्मॉल है, उसकी वजह से क्या होगा, ये एम मैंने यहां पर लिया है ना, तो ये एम यहां पर भी हम लोग यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, है ना। ये एम, ये जहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग लगभग सेम पॉइंट मान सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट, एक बार मैं दिखा देता हूं। ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग लगभग सेम पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है इसका, है ना, स्मॉल एपर्चर है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है, उसको मैं एम पॉइंट ही ले रहा हूं, है ना, इस तरह से एम पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। ओके, बस इतनी सी चीज समझने वाली यहां पर बात थी, बाकी सब कुछ यहां पर हो गया कंप्लीट। मैं देखो क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि आई, सिंपल मैं ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, जो एक्सटीरियर वाला एंगल है वो इन दो इंटीरियर एंगल का सम होगा। बहुत ही सिंपल, आसानी से बात, ये चीज प्रूफ हो जाती है ना, बहुत ही सिंपल है। आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूं, और एक चीज मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो बीटा है, ये वाला जो बीटा है, ये इसके देखो एक्सटीरियर एंगल टू आर प्लस डेल्टा, ये चीज मैं बोल सकता हूं, है ना। तो यहां से मैं आई को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमने लिख ही दिया है, और हम लोग आर को लिख सकते हैं, आर को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर बीटा माइनस डेल्टा, है ना। अब आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा हम लोग ने लिखा है। तो अगर हम लोग क्या करें, हम लोग यहां पर ऐसा लिखें, n1 स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम लोग यहां पर, n1 साइन आई दैट इज इक्वल टू n2 साइन आर, स्नेल्स लॉ लगाया हमने सिंपल। अब इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें, n1 साइन आई कैन बी रिटन एज आई, है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। n2 साइन आर को हम लोग r लिख सकते हैं। अब i की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं अल्फा प्लस बीटा से, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू n2 इंटू आर को मैं लिख सकता हूं बीटा माइनस डेल्टा, लिख सकते हैं हम लोग। अब मैं अल्फा को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से 10 अल्फा के बराबर लिख रहा हूं, अल्फा इज 10 अल्फा, बीटा इज 10 बीटा, और डेल्टा इज 10 डेल्टा। तो अब 10 अल्फा में इस ट्राइंगल से अगर देखना चाहूं, देखो बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं, 10 अल्फा इस ट्राइंगल से, देखो इस ट्राइंगल से अगर हम लोग देखें, तो 10 अल्फा इज व्हाट, 10 अल्फा इज nm, देखो ऊपर वाला ये पॉइंट n है, ये m है, और ये o है। तो 10 अल्फा कैन बी रिटन एज nm, इसको nm लिख देते हैं, nm अपॉन 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 ये वाला जो लेंथ है, यहां पर वो जो om, nm अपॉन om लिख सकते हैं, है ना, nm अपॉन om प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा बीटा tan बीटा, बीटा को tan बीटा लिखेंगे, दैट इज nm तो आएगा ऊपर सबके साथ, अपॉन mc, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल से बीटा tan बीटा लिख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल से। उसी तरह से n2 इक्वल्स टू n2 इंटू बीटा को हम लोग क्या लिखे, बीटा को हम लोग लिखे nm अपॉन mc माइनस डेल्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा को ये वाला ट्राइंगल से देख लो, ये वाला ट्राइंगल से, सो इट कैन बी रिटन एज mi, सॉरी इट इज nm अपॉन mi, है ना, nm अपॉन mi। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, nm सबसे कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर अगर सॉल्व करूं, तो ये जो चीज है इसी को मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, n1 इंटू 1 अपॉन om क्या है, देखो om को मैं क्या लिख सकता हूं, om को हम लोग लिख सकते हैं माइनस यू, है ना, माइनस यू। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर मेरे को लेफ्ट साइड में जो भी चीज लेना है, मुझे मैंने साइन कन्वेंशन में देख रखा है कि लेफ्ट साइड वाला जो भी लेना है, वो जो यहां से पोल से लेफ्ट साइड में, है ना, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, हमने साइन कन्वेंशन देख रखा ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ है ना, इस तरफ है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो पोल से जो भी मेरा मेजरमेंट होगा इंसिडेंट रे के ऑपोजिट,
वो मेरा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो मेरा जो u है दैट इज नेगेटिव, यहाँ पर u नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस u। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन एम सी। एम सी देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम सी क्या है, एम सी इज आर प्लस आर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू N2 इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एम आई। एम आई इज वॉट, एम आई इज v पॉजिटिव के साथ, है ना। तो यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये माइनस टाइम्स ऑफ n1 बाई यू और इधर प्लस n2 बाई वी आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, ये चीज आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार फाइनल ये वाला रिजल्ट को लिख देता हूँ, ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में रिजल्ट है वो लिख देते हैं। हम लोग लिखेंगे इसको n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, है ना। तो ये वाला चीज हमारे पास में रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस के लिए। कभी भी स्फेरिकल सरफेस में दो मीडियम इंटरफेस है और इस तरह का स्फेरिकल सरफेस है, इसमें रिफ्रैक्शन को हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आर, वेयर आर इज व्हाट, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। ओके, अब यहां से बच्चों को एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन आती है, पता नहीं तुम लोग को आई क्या नहीं। यहां पर लोग बच्चे बोलते हैं कि सर आपने u जो है, u यहां पर ऑलरेडी यहां पर आपने माइनस u कंसिडर कर लिया है ना, माइनस u कंसिडर कर लिया। अब अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल में मान लो 5 सेंटीमीटर पीछे दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से माइनस साइन लिखेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा। फिर ये तो दोबारा आपने साइन कन्वेंशन लगा दिया, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो ये जो चीज है ना, यहां से एक चीज ध्यान से देखो, ये जो इससे पहले जो भी चीज हमने किया है ना, इससे पहले वाले स्टेप में, मतलब इन सारे स्टेप में, यहां पर इस स्टेप को ध्यान से देखो, इस स्टेप को ध्यान से देखो, ये वाले स्टेप को ध्यान से देखो, ये हमने कुछ नहीं लगाया, ये सिर्फ हमने ज्योमेट्री लगाई है ना। अभी nm अपॉन ओएम लगाया, तो ओएम क्या है, ये तो रिलेशन है, ये तो ज्योमेट्री है, तो ओएम तो पॉजिटिव होना ही है, ओएम इज पॉजिटिव। लेकिन ओएम की जगह हमने क्या लिखा है, माइनस यू। और जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर हमने बाय डिफॉल्ट माना है कि यहां पर u को तुमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी ओएम पॉजिटिव होगा। ओएम लेंथ है, तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो एक माइनस साइन ऑलरेडी लिखा है। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तब u को तुमको और एक नेगेटिव साइन के साथ लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये प्लस होगा। तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, यहां पर ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के जो भी नॉर्म्स है उसको हम लोग सेटिस्फाई करते हुए चल रहे हैं, डबल हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहां पर जब तुमको लेना है, u लेना है, तो उस केस में अगर तुम्हारा पोल से लेफ्ट साइड में है और पोल से लेफ्ट साइड में है, और एंगल जो तुम्हारा इंसिडेंस लाइट की जो इंसिडेंट लाइट है वो राइट साइड में है, तो वो अपने आप वो नेगेटिव वाला टर्म वहां पर आ जाएगा। तो होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, है ना। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर कुछ भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग सिंपल ज्योमेट्री के देख सकते हैं, यहाँ पर ओएम को पॉजिटिव होना है, और ऑलरेडी हमने एक नेगेटिव यू लगाया, मतलब यू को और एक नेगेटिव यू हमने ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करेगे तो और एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तब जाके ये पॉजिटिव होगा। तो वो सारा साइन कन्वेंशन इसमें हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होप तुम लोगों को रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना। इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे के डेरिवेशंस भी देखेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.6 है हमारे पास में। क्वेश्चन में बोला गया, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस n equals to 1.5 and radius of curvature equals to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके ऊपर इस तरह से गिरता है, तो इस तरह का स्फेरिकल सरफेस होगा, और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r equals to 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द, और इधर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5, है ना। ठीक है, इसको हम लोग n2 बोल देते हैं, चलो वो ज़्यादा सही रहेगा। n2 इक्वल्स टू 1.5, और इधर एयर से फॉल करती है, तो n1 हमारे पास में 1 है ना, n1 इज 1। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। तो जो लाइट सोर्स है वो इधर से यहाँ से 100 सेंटीमीटर पे है, तो इस तरफ ये 100 सेंटीमीटर पे है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
वो एट व्हाट पोजीशन द इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो वी हमें निकालनी है, वी निकालनी है। तो एक चीज तो हम लोग यहाँ पर जो अभी हमने देखा था, जो फॉर्मूला देखा था, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर, ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें v फाइंड आउट करनी है, तो 1.5 n2 की वैल्यू 1.5 दी हुई है, v माइनस, अब देखो n1 की वैल्यू है 1 अपॉन u की वैल्यू देखो, अब हम लोग p जो पोल है उससे इंसिडेंट लाइट इस तरफ है ना, इंसिडेंट लाइट जो है वो इस तरफ है, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव लेंगे, दैट मींस u मेरे पास में -100 आ गया, u की वैल्यू जो आ गई वो -100 आएगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं जो पोल से, है ना। तो u की वैल्यू आ गई -100, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सारे हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं, है ना। दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1, दैट इज 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाई r तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर। तो सारे जो u b और f है, सारे हमने u v और r जो है वो हमने सेंटीमीटर में लिए रखे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से हम लोग देखें, ये जो माइनस माइनस एक प्लस साइन के साथ आएगा, तो ये वाले रिजल्ट हम लोग यहाँ से फाइनल देख सकते हैं, और v हम लोग बहुत आराम से 100 सेंटीमीटर यहाँ से कैलकुलेट होता हुआ हमको दिख जाएगा। तो इस तरह से हमें v की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम लोग ये जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस को हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय लेंस। तो अभी तक तो स्फेरिकल सरफेस देखा, अब लेंस में क्या है, लेंस में हमारे पास में दो ऐसे स्फेरिकल सरफेस हमको देखने को मिलेंगे, है ना। एक इधर हो गया सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 1 बोल देते हैं, एंड अगेन मेरे पास में दूसरा सरफेस है, दिस इज सरफेस नंबर 2। तो इसके लिए हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं, तो ऑलरेडी हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला तो डिराइव कर रखा है ना, हमने क्या रखा है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। तो हम लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, हम लोग क्यों बार बार डिराइव करें, हमने ऑलरेडी जब स्फेरिकल सरफेस के लिए ये डिराइव कर रखा है, तो हम लोग क्यों बार बार करें। अभी हम लोगों को बस इसको दो सरफेस के लिए लगाना है। तो देखो पहले सरफेस के लिए हम लोग लगा रहे हैं, ये मान लो पहले सरफेस के लिए हमने लगाया, तो पहले सरफेस के लिए कुछ u होगा, है ना, और उसके लिए कुछ v होगा, है ना। अब जो पहले सरफेस के लिए जो v है वो दूसरे सरफेस के लिए u है, पहले सरफेस के लिए, पहले स्फेरिकल सरफेस के लिए जो v है वो दूसरे सरफेस के लिए u है ना। तो इस v को हम लोग ये मेरा फाइनल इमेज का पोजीशन तो नहीं हुआ, इसको हम लोग v डैश बोलेंगे, है ना। और v डैश दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के लिए u है, तो दूसरे सरफेस के लिए जब बनाएंगे तो v डैश जो दूसरे सरफेस के लिए u होगा, है ना। तो इस चीज का हम लोग ख्याल रखते हुए इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये जो b पॉइंट है, d पॉइंट है, और इसका जो बीच वाला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं, ये तीनों सेम जगह पे आएंगे, है ना, तीनों एक साथ कोइंसाइड करेंगे, b o d ये तीनों एक साथ कोइंसाइड करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पर एजम्पशन लेके चल रहे हैं, और ये एजम्पशन हो गया थिन लेंस, मतलब ये बहुत थिन लेंस है, बहुत थिन लेंस है, पतला लेंस है ना। ये एजम्पशन है हमारा, ये जो b है, ये o है, और ये जो d पॉइंट यहाँ पर बना रखे हैं, ये तीनों सेम पॉइंट है, इतना थिन है। तो थिन लेंस के लिए हम लोग ये चीज डिराइव कर रहे हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पहले सरफेस के लिए अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाए पहले सरफेस के लिए, है ना, तो चलो मैं अलग से लगा देता हूं, n2 बाई ये जो हम लोग ऐसा माने, देखो n1 n2 हम लोग इधर ले रहे हैं, है ना, ये हमारे पास में ऐसा ले लेते हैं, चलो ये जो लेंस है ना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 सपोज, ये n1 है और ये भी n1 है, बार ये n1 और लेंस का n2, ठीक है। तो पहला सरफेस के लिए हम लोग लगाते हैं, पहला सरफेस के लिए अगर हम लोग लगाए तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा, दैट इज n2 बाई वी यही रहेगा, माइनस n1 बाई यू, दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, r1 सपोज पहले का हम लोग एक जनरल केस लेके चल रहे हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज r1, और दूसरे का कुछ हम लोग जनरल केस लेके चल रहे हैं, दूसरे का r2 होगा, हम लोग दूसरा जो सरफेस ले रहे हैं इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग r2 लेके चल रहे हैं। अब ये जो v है, दिस इज नॉट आवर फाइनल v, मैं अभी बात कर रहा था, दिस v इज नॉट आवर फाइनल v। अब ये दूसरे के लिए u होगा, तो इसको हम लोग v डैश ले लें, कुछ v डैश ले लेते हैं, है ना, दिस इज और v डैश ले लेते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल इमेज का पोजीशन। तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक ले लेते हैं, दूसरे सरफेस के लिए लेते हैं, दूसरे सरफेस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे सरफेस के लिए जो n2 है वो क्या हो गया n1, क्योंकि अब जा रहा है वो n1 में, n2 से n1 में जा रहा है ना,
तो n1 बाई v तो इधर मेरा बनने वाला है ना, v इस तरफ जाने वाला है, n1 वाले में बनने वाला है, तो n1 बाई v लिखना चाहिए था n2 बाई v, लेकिन n2 अभी मेरे पास में n1 है और v है जो कोई फाइनल मेरा इमेज बन रहा है, वो फाइनल इमेज v है, माइनस n1 बाई u है, तो n1 मेरा अभी क्या है, n2 है, दूसरे सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो n2 डिवाइडेड बाई u क्या हो जाएगा, जो ये वाला इसके लिए v था वो इसके लिए u हो जाएगा, तो v डैश हमने लिखा था वही इसके लिए u हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 की जगह n1 माइनस n2 आ जाएगा, समझ रहे होगे, डिवाइडेड बाई r2, जो दूसरा स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो अगर दोनों को हम लोग जोड़ दें, है ना, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास में बचेगा n1 इंटू 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू, यहां से n2 माइनस n1 अगर हम लोग कॉमन निकालें, n2 माइनस n1, तो ये अंदर वाला जो टर्म बचेगा मेरे पास में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आ जाएगा, देख लो, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, देखो 1 बाई v माइनस 1 बाई u दैट इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये जो हमने बनाया है दिस इज आवर लेंस मेकर फॉर्मूला, एक जनरल हमारे पास में लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसको हम लोग फर्दर थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं, अभी इसको फाइनल हम लोग नहीं बोल रहे। लेंस मेकर फॉर्मूला में हमारे पास में वो भी आना चाहिए ना, हमारे पास में फाइनल फोकस के फॉर्म में आना चाहिए, फोकस वाले। तो अच्छा, मैं इसमें एक काम करता हूं, अगर मैं बोलूं मेरा किसी भी लेंस के लिए कि फॉर एनी लेंस अगर हम लोग बात करें, अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा जो इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर मेरा इन्फिनिटी है, इफ माई ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी, तो जो इमेज जो फॉर्म होगा वो फोकस में फॉर्म होगा किसी भी लेंस के लिए, हम लोग ये बोलते हैं, है ना। तो सेम हम लोग चीज यहां पे लगा देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे लगा देते हैं। u को अगर मैं इन्फिनिटी रखूं तो v जो है वो मेरा f हो जाएगा, तो यहां से 1 अपॉन f मैं बोल सकता हूं, v को मैंने f ले लिया, u को इन्फिनिटी ले लिया, दिस इज n2 बाई n1 माइनस 1 एंड 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, है ना। तो ये वाली रिलेशन हम लोग यहां से देख सकते हैं, एंड दिस इज आवर फाइनल लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज वैलिड फॉर एनी लेंस मेकर फॉर्मूला, एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी लेंस, किसी भी लेंस के लिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर जनरल, किसी भी लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए, है ना। तो यहां से मैं ये चीज अगर हटा दूं, क्योंकि और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे यहां देना है, तो दिस इज वैलिड फॉर एनी लेंस, हमने ये चीज देख लिया। अच्छा, अगर यहां पर मेरे पास में एक कन्वेक्स लेंस होता, है ना, इस तरह का एक कन्वेक्स लेंस होगा, तो R1 जो होगा, देखो अगर मेरी इंसिडेंट लाइट इस तरफ से है ना, इस तरफ से इंसिडेंट लाइट है, तो ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा, तो R1 जो होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इस डायरेक्शन में होगी ना R1, तो पहले वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव, R1 विल बी पॉजिटिव, और दूसरे के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज नेगेटिव, तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 मेरे पास में नेगेटिव होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, तो इफेक्टिवली ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, और ये वाला जो टर्म है ये तो पॉजिटिव है, तो फोकस नेट फोकल लेंथ जो होगा, नेट फोकल लेंथ, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो इट इज रिवर्स फॉर कनकेव लेंस, कनकेव में उल्टा हो जाएगा। कनकेव में एक बार फिर से मैं कनकेव के लिए बता देता हूं, है ना, कनकेव के लिए देख लो, सिंपल सा है। कनकेव के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का होगा, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज R1 एंड दिस इज R2, और अगर मेरी इंसिडेंट लाइट इस तरफ से आई तो R1, देखो ये वाला जो R1 विल बी नेगेटिव, R1 इज नेगेटिव, तो R1 नेगेटिव आएगा, R2 मेरे पास में पॉजिटिव आएगा, तो R1 को अगर नेगेटिव रखें, R2 को पॉजिटिव रखें, तो ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव आ जाएगा और फोकल लेंथ मेरे पास में नेगेटिव आएगा, है ना। तो इस तरह से भी हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक जनरल लेंस मेकर फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक हम लोग थिन लेंस के लिए और भी चीज जो हमने देखा था कि जब मैं क्या करता हूं कि जब मेरा u को मैं इन्फिनिटी रखता हूं, है ना, u को मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो मेरा v अपने आप f हो जाता है ना, तो ये हमने देखा था। तो यहां से देखो ये वाला, इसको और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें थिन लेंस के लिए,
या ध्यान से रखो ये थिन लेंस के लिए वैलिड है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 1/v माइनस 1/u को हमने 1/f लिखा हुआ है, और ये जो है इसको हम लोग लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना, लेंस फॉर्मूला, और बहुत बार यूज कर करके हम लोग खुश हो जाते हैं, है ना। दिस इज लेंस फॉर्मूला एंड दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ रे डायग्राम की बात कर ले, है ना। तो देखते हैं, हमारे पास में दो टाइप के लेंस हैं। एक तो ऊपर वाला दिख रहा है, ए वाला जो है दैट इज कन्वेक्स लेंस, एंड बी जो हमारे पास में है दैट इज कनकेव लेंस। अब रे डायग्राम की कुछ हम लोग बातें कर ले। तो जैसे सपोज मेरे पास में इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग अगर रे डायग्राम ट्रेस करना चाहें फॉर कन्वेक्स लेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज हम लोग एक रे बनाते हैं पैरेलल, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग रे बनाते हैं तो वो इसके सेकंड फोकस से जो एफ डैश से पास होता हुआ हमें दिखता है ना, दिस पासेस थ्रू एफ डैश, अगर पैरेलल हम लोग इस तरह से बनाते हैं, है ना। अगर हम लोग यहां से इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे पास करते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करते हैं, तो रे जो है वो अनडेविएटेड जाती है। तो ये सारी चीजों को यूज करते हुए हम लोग इसका जो किसी भी तरह का, किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इमेज के पोजीशन को ट्रेस कर सकते हैं इन रे डायग्राम को यूज करते हुए, है ना, इन कॉन्सेप्ट्स को भी। उसी तरह से कनकेव लेंस के लिए अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर से जैसे ये पैरेलल, अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हमने रेज बनाई, तो वो ऐसा होगा कि वो appear टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस फोकस, ऐसा दिखेगा हमको, है ना। यहां से फोकस से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, है ना, इस तरह से फोकस से अगर हम लोग इसको बैक ट्रेस करें तो फोकस से इस तरह से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा। तो और यहां से प्रिंसिपल एक्सिस, यहां अगर हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से रे बनाया, ये इस तरह से अनडेविएटेड इस तरह से पास होगा। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी, अगर हम लोग को रे डायग्राम स्केच करने के लिए आता है, तो हम लोग किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इमेज के पोजीशन को ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी चीज बच जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमें ऑलरेडी पता है, मैग्निफिकेशन एम से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दिस कैन बी रिटन एज v अपॉन u, है ना। सो इस तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके, एंड दैट इज इक्वल टू v बाई u। तो ये सारी सिंपल सी चीज है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिफाइन करने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या दिखाता है? पावर ऑफ लेंस ये दिखाता है कि किसी भी बीम ऑफ लाइट को कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है ना। तो कितना कन्वर्ज, सपोज एक बीम ऑफ लाइट इस तरह से एक लेंस में इस तरह से फॉल करी, है ना, बीम ऑफ लाइट है, इस तरह से बीम ऑफ लाइट फॉल करी, हमने एक रे को लिया हुआ है। तो अब इस बीम ऑफ लाइट को ये लेंस, ये वाली लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करी। अगर कुछ भी नहीं होता तो ये इस तरह से अनडेविएटेड पास होता, लेकिन इसमें इसने इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में डेविएट किया, कन्वर्ज किया कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये जो डेविएशन आया वो डेल्टा एंगल आया, डेल्टा डेविएशन हुआ, तो डेल्टा हम लोग यहां से बोल सकते हैं दिस इज द पावर ऑफ द लेंस, है ना। तो अब इसको डेल्टा को हम लोग कैसे डिफाइन करें? तो डेल्टा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको 10 डेल्टा के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, 10 डेल्टा में, और हम लोग बोल देंगे कि हम लोग, क्योंकि डेल्टा स्मॉल एंगल हम लोग लेके चल रहे हैं ना, डेल्टा स्मॉल है हमारे केस में, तो 10 डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज हम लोगों ने इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिया, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से इस बीम की जो डिस्टेंस है उसको हमने h लिया हुआ है। देखो यहाँ पर पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से h इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस पे हम लोग उस तरह से 10 डेल्टा को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो अभी यहां से देखो, अगर हम लोग 10 डेल्टा को देखना चाहे तो इफ दिस एंगल इज डेल्टा, तो दिस एंगल इज डेल्टा, तो 10 डेल्टा कैन बी रिटन एज h अपॉन f, और h को हमने क्या लिया, हमने h को ले लिया 1। तो 10 डेल्टा इज डिफाइंड एज 1 बाई f। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज हुआ। तो डेल्टा, क्योंकि 10 डेल्टा स्मॉल एंगल को अप्रोक्सीमेशन के लिए डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन f हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। और इस तरह से पावर ऑफ लेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है, 1 अपॉन f इस तरह से डिफाइन करते हैं। और ये फॉर्मूला हमें बहुत जगह काम आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से हम लोग पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं। हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 9.8। इसके फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, इफ
f इक्वल्स टू 0.5, f इक्वल्स टू 0.5 मीटर हमें दिया हुआ है फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? तो पावर हमें सिंपल, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 1/f है एंड दैट इज इक्वल टू 1/0.5 मीटर। तो ये जो पावर की जो यूनिट होती है ना, इसको हम लोग डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। डायोप्टर है ना, इसको हम लोग डी भी बोलते हैं। तो दिस इज बेसिकली 1/0.5 दैट इज +2 डायोप्टर, और डायोप्टर अगर हम लोग देखें तो इसकी जो यूनिट है दैट इज मीटर इनवर्स की यूनिट आ गई। 1/फोकल लेंथ है ना, तो मीटर इनवर्स हो गया। अब पावर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ये जो फोकल लेंथ है वो मेरा अगर नेगेटिव होता है ना, तो वो उस केस में पावर नेगेटिव होगा। तो पावर नेगेटिव हो सकता है, इस केस में एफ पॉजिटिव है, f 0.5 पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए यहां पर हम लोग पॉजिटिव हमारे पास में पावर निकल के आई है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो इस तरह से एक मेरे पास में लेंस है, इसका अलग अलग ये R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 दिया हुआ है, R1 R2 दिया हुआ है, अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है। तो हम लोग सिंपल ये यूज करेंगे ना, 1/f इक्वल्स टू n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अभी यहां पर R1 तो पॉजिटिव दिख रहा है, R2 इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। लाइट इंसिडेंट इस डायरेक्शन से अगर हम लोग कंसीडर करें तो R2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये R2 नेगेटिव और एक नेगेटिव, मतलब ये ओवरऑल ये वाला जो टर्म होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो एक माइनस साइन है, एक माइनस साइन है, तो ये ओवरऑल यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। और n2/n1 ये क्या है? तो ये जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये n2 है ना, और बाहर जो है ये एयर है, n1 is air in this case। तो n2/n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो एयर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो यहां पर दिया हुआ है 1.5 है ना। तो यहां पे बेसिकली फोकल लेंथ दिया हुआ है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ओके, तो फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पर से 12 पुट करो है ना, तो n2/n1 पूछा हुआ है यहां पर है ना, n2/n1 ये वाला पूछा हुआ है, n2/n1 पूछा हुआ है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, R1 R2 दिया हुआ है, f दिया हुआ है, n2/n1 निकाला है, n2/n1 निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो n 1.5 ग्लास के लिए वो आ जाता है, ठीक है। खैर, इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है, कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, R2 है, सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, सिंपल है ना। तो यहां पर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर दिया हुआ है, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एयर वाली हो जाएगी है ना। f फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो f को 20 सेंटीमीटर पुट करना है, n1 मेरा 1 हो जाएगा और n2 क्या हो जाएगा? ये ग्लास है और ये बाहर एयर है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो n2/n1 जो हो जाएगा वो एयर ग्लास का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यूज करना पड़ेगा, दैट इज 1.5। तो n2/n1 यहाँ पर हम लोग 1.5 लेंगे और बाकी ये वाला चीज हमें पता नहीं है, तो एक इक्वेशन हमारी ये वाली बन जाएगी है ना। आगे बोला गया है व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। फोकल लेंथ वाटर में क्या होगा? देखो अब इसको वाटर में डाल दिया गया, पहले ये एयर में था, अब ये वाटर में डाला गया है, तो अभी जो इसमें n1 है दैट इज वाटर, n1 इज वाटर अभी वाले केस में, क्योंकि बाहर में वाटर है, और n2 जो कि मेरा जो ग्लास है, ये मेरा ग्लास है ना, जो इसका मटेरियल है, जो लेंस का मटेरियल है दैट इज ग्लास। तो n2 ग्लास है, n1 मेरा वाटर है, तो n2/n1 अभी दूसरा जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं है ना, दूसरे इक्वेशन में हमें क्या दिया, यहां पर से क्या चीज दिया हुआ? 1/r1 -1/r2, तो ये तो यही रहेगा, R1 R2 चेंज नहीं होगा। अब n2/n1 -1 आ गया है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो n2 की वैल्यू दी हुई है हमें 1.5 और n1 की वैल्यू दी हुई है हमें 1.33, तो n2 और n1 की वैल्यू हमें यहां से दी हुई है। तो यहां इस n2 और सेम इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे है ना, सेम ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, n2 और n1 की वैल्यू यहां पर दी हुई है वो चढ़ा दो, और बाकी 1/r1 -1/r2 पहले वाले इक्वेशन से उसमें डाल दो, तो सॉल्व हो जाता है। इजी क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आने चाहिए। सिंपल यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जा रहा है अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो ये चीज हमें यहाँ से समझ में आना चाहिए कि n2 क्या है, n1 क्या है। जो मेरा लेंस का मटेरियल है, जो वहां पर जो हमने डिराइव करने के लिए यूज किया था, देखो वो क्या था? वो ग्लास था। यहाँ पर जो ग्लास है, बाहर वाला सराउंडिंग मटेरियल क्या है? वो n1 है,
सराउंडिंग मटेरियल, तो वो क्या है अभी इस केस में, वाटर। तो N1 की जगह पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और N2 की जगह पे 1.5 जो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले तो इस जो टॉपिक का नाम है इसमें जो सारे एजम्पशंस लिखे हुए हैं वो सारे एजम्पशंस को ध्यान में रखना। अब इसमें से एक छोटा सा भी एजम्पशन अगर मिस हुआ और तुमने इसको गड़बड़ कर दी समझने में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहली तो बात ये थिन लेंसेस के लिए ही वैलिड है। दूसरी बात वो कांटेक्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेंस यहां पड़ा हुआ है, दूसरा लेंस यहां पर पड़ा हुआ है और तीसरा लेंस यहां पर पड़ा हुआ है और इसका कॉम्बिनेशन तुम निकाल रहे हो यूजिंग दिस फॉर्मूला जो अभी हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से गोबर गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर कांटेक्ट में लिखा हुआ है बिल्कुल थिन लेंस होने चाहिए और बिल्कुल पास पास में होने चाहिए, तभी ये हम लोग यहां पर यूज कर पाएंगे। पहली और आखिरी बात, ठीक है। खैर अभी इसको हम लोग किस तरह से डिराइव करें। सपोज हम लोग दो का लेके चलते हैं, दो हमारे पास में थिन लेंस हैं इस तरह से आपस में बिल्कुल पास पास में कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग लेंस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 सेकेंड, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो पहले लेंस के लिए अगर दो लेंस कांटेक्ट में, तो पहले लेंस के लिए जो v होगा वो दूसरे लेंस के लिए u हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं जैसे हमने पहले उस वाले केस में किया था डेरिवेशन में, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग v डैश बोल दें, ठीक है। ये पहले लेंस के लिए हम लोगों ने बोल दिया। तो पहले लेंस का फोकस सपोज f1 है, फोकल लेंथ इज f1 और उसके लिए v डैश और u मेरे पास में कुछ है ना, u कुछ है। और पहले लेंस के लिए जो इमेज का पोजीशन वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये पहले लेंस के लिए हमने लिखा। अब दूसरा लेंस के लिए लिखेंगे 1/v, तो उसके लिए जो v है वो तो फाइनल v है ना, क्योंकि दो ही लेंस है हमारे पास में। तो 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिखेंगे, v डैश, क्योंकि पहले का जो इमेज था वो अब दूसरे का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 1/f2, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ, है ना। तो इस तरह से हम लोग 1 और 2 का देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सिंपल हम लोग यहां से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ते हैं तो ये मेरे पास 1/v माइनस 1/u सिंपली आ जाता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि दो लेंस अगर मेरे पास में कॉन्टेक्ट में रहे तो 1/v माइनस 1/u, अगर हम लोग इसको पूरी तरह से कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1/v माइनस 1/u और पूरे बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दो लिया है, दैट इज 1/f होता है। अगर लेंस फॉर्मूला से देखा जाए तो 1/v ये मेरा क्या है, फाइनल इमेज का पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अभी इस केस में जैसे दो लेंस को हमने कंबाइन किया, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें, पहले को इसको तीसरा बोल देते हैं, तीसरे को और चौथे को, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसी तरह से अगर मेरे पास मल्टीपल लेंसेस रहे कॉम्बिनेशन में तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से करके हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। सिंपली उसका जो फोकल लेंथ का इनवर्स, इस तरह से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अब ये चीज तो चलो समझ में आ गया। अब पावर के टर्म्स में कैसे, पावर इक्वल्स टू 1/f होता है, तो पावर जो ओवरऑल पावर लेंसेस का होगा, है ना, दैट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, क्योंकि 1/f1 इज p1, 1/f2 इज p2, 1/f3 इज p3। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली उसका पावर का डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि सम है मल्टीपल अगर मेरे पास में लेंसेस है कॉन्टैक्ट में तो। और उसी तरह से मैग्निफिकेशन, पहले ने जितना मैग्नीफाई किया दूसरे ने उसको और मैग्नीफाई किया और तीसरे ने, तो हम लोग मैग्निफिकेशन क्या करेंगे, ये चीज हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि मैग्निफिकेशन हम लोग सिंपली उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। पहले ने कुछ मैग्नीफाई किया, कुछ पहले ने 2 गुना किया, दूसरे ने 4 गुना किया मैग्नीफाई करके, तीसरे ने 10 गुना किया, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। मैग्निफिकेशन तो मल्टीप्लाई होगा ना, पहले ने 2 गुना किया, दूसरे ने 3 गुना किया, तो दोनों मिला के कितना किया, 6 गुना मल्टीप्लाई कर दिया उसका जो मैग्नीफाई कर दिया उसको, है ना। तो ये चीज तो हमें समझ में आ जाता है कि मैग्निफिकेशन भी सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा था, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। बस ध्यान रखना है कि थिन लेंसेस के लिए ही वैलिड है और वो जब तक कांटेक्ट में है तभी के लिए ये वैलिड है ना। दूर दूर में रख दिया, थोड़े से भी दूर में रख दिया तो ये वैलिड नहीं है, तो ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। अब जो हमारे पास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल नंबर 9.9 है, ये बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है और मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार अलग अलग जगह पे
रंग बदल के अपीयर हो सकता है या फिर डायरेक्टली अपीयर हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो बहुत ही खूबसूरत सा डेटा है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या है। इसमें बोला गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर 9.22। तो मैंने इस पहले भी बता के रखा था कि इससे पहले जो भी हमने डेरिवेशन किया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, वो यहाँ पर मत लगा देना, क्योंकि ये तीनों लेंस कॉन्टैक्ट में नहीं है ना। तो वो तो भूल जाओ कि 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 करके तुम सॉल्व कर ले जाओगे, वो ऐसा नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं है, दूर दूर रखा हुआ है। तो वो वाला तो गया, मतलब हमको सिंपल इसको जो कन्वेंशनल अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, 1/v - 1/u = 1/f, ये यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये मेरे पास में जो पहला लेंस है, पहले लेंस से देखते हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो पहले एक लेंस के लिए हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला लगाया है ना, और u, इस लेंस के लिए जो u की वैल्यू हो गई दैट इज 30 -30 हो जाएगी, क्योंकि ये इधर रेज इस तरफ से इंसिडेंट हो रही है और हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में u मेजर कर रहे हैं, तो u -30 हो जाएगी। f तो +10 दिया हुआ है ना। तो इससे हम लोग u को -30 और f को +10 डाल के v की कैलकुलेट कर दिया जाती है 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें यह समझ में आया कि इस लेंस से राइट साइड में, इस लेंस के राइट साइड में 15 सेंटीमीटर की दूरी पे पहले लेंस की वजह से इमेज बनेगा, है ना। तो 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अगर हम लोग बोले तो 15 सेंटीमीटर मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर प्लस यहां से अगला 10 सेंटीमीटर, तो यहां से अगला 10 सेंटीमीटर यहां पे आ जाता है, जो हमारे पास में तीसरा नंबर का लेंस रखा हुआ है ना, उस जगह पे आ जाता है। तो रेज ऑफ लाइट कुछ ऐसी गई होगी, इस तरह से गई होगी, और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ये इस तरह से आई होगी रेज ऑफ लाइट, है ना। ठीक है, अब देखो जो दूसरा लेंस है ना, दूसरा लेंस के लिए ये जो डिस्टेंस, यहां से ये जो डिस्टेंस है दूसरे लेंस से, ये जो इमेज की जो डिस्टेंस बन रही है ना, वो यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। और जो दूसरा लेंस है, दूसरा लेंस के लिए ये 10 सेंटीमीटर क्या है, उसका फोकल लेंथ है, -10 है, लेकिन 10 सेंटीमीटर यहां से दूरी पे फोकल लेंथ है। तो ये क्या होगा, ये जो रेज ऑफ लाइट है वो उसको ऐसा अपीयर होगी कि इस जगह से आ रही है। तो ये जो लाइट है वो क्योंकि फोकस से पास हो रहा है ना, तो ये लाइट यहां से इस तरह से पैरेलल, यहां से पैरेलल इस तरह से जाएगी, पैरेलल जाएगी, क्योंकि फोकस से पास हो रहा है। तो हमें पता है कि रेज ऑफ लाइट इस तरह से पैरेलल होगी, है ना। फोकस से जाती है कोई रे ऑफ लाइट तो पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल होती है तो फोकस से पास हो जाती है। तो एक तो बात समझ में आएगी कि ये जो रे ऑफ लाइट है अब पैरेलल होगी, क्योंकि उसके फोकस से आ रही थी या फिर अपीयर हो रही थी। तो अब ये जो लाइट है यहां से अगर पैरेलल जा रही है, पैरेलल अगर ये रे ऑफ लाइट जा रही है, दैट मीन्स अब ये थर्ड लेंस के लिए देखो, थर्ड लेंस के लिए ये क्या होगी, इसके फिर फोकस से ये पार होगी, है ना, क्योंकि ये पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। और थर्ड लेंस के लिए जो फोकस है वो यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो जो फाइनल इमेज जो मेरा बनने वाला है वो इसी फोकस पे बनने वाला है, 30 सेंटीमीटर जो थर्ड लेंस है उसके फोकस पे बनने वाला है, दैट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस थर्ड लेंस, राइट ऑफ दिस थर्ड लेंस, 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ दिस थर्ड लेंस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और जो पहला ये जो एक कैलकुलेट करना था, बाकी तो सब कुछ इसमें दिख रहा था, है ना। तो बहुत इजीली ये कैलकुलेट हो जाता है, कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा रिग्रेस कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। देखने में लगता है कि 3 लेंस के लिए हमें ये जो लेंस फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा, बट नहीं, ये इजीली ये चीज हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम चांसेस बनते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जो कैलकुलेशन है वो इन्वॉल्व नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक हम लोगों का पहला पड़ाव खत्म होता है। हम लोग जो भी रिमेनिंग टॉपिक है, अभी हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक रिमेनिंग हो गया। एक तो प्रिज्म वाला पार्ट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और जल्दी लेंगे, हम लोग विदिन 2 to 3 डेज वो कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हमारा जो रे ऑप्टिक्स का जो एक मेजर पार्ट होता है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट हमने अभी जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट कंप्लीट करेंगे। और प्रिज्म अभी हमारा एक मेजर जंक जो रहता है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। तुम लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट किया। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उससे मुझे समझ में आएगा कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, ये पार्ट तुमको पसंद आया, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में मुझे फटाफट मेहनत करके डालनी है ना। तुम लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो इसलिए मैंने ये मुझे लगा कि नहीं, फटाफट मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए तुम बच्चों के लिए, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और प्रिज्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।